स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी कहानियां में। पिछले एपिसोड में अपने देखा कि ड्रैगन कबीले से आए सदस्य ने आसमानी ड्रैगन को ध्रुव शौर्य के हाथों से बचा लिया और अपने कबीले की समस्याओं के बारे में छोटू को बताया। अब आगे शायद अंधेरे के गुलामों का मुकाबला करने की उसकी क्षमता ही काम आ सकती थी। सिर्फ वही अंधेरे और रहस्यमय गुलाम ही ड्रैगन कबीले जैसे शक्तिशाली कबीले के लिए सिरदर्द बन सकते थे। ध्रुव शौर्य ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, फिर से वही उस शैतान के चमचे। ऐसा लग रहा था कि वो भी अंधेरे के गुलामों से परेशान हो चुका था। आखिरकार वो तिलस्मी पत्थर में रहा था और उसे इस दुनिया के बारे में लगभग सभी जानकारी हो चुकी थी। हालांकि छोटू का तिलस्मी पत्थर पर काबू अब ध्रुव शौर्य के समय से कहीं अधिक बढ़ गया था। तभी छोटू ने डुआन की ओर देखा और पूछा, अभी स्थिति कैसी है? डुआन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि मैं आपको पूरी बात तभी समझा पाऊंगा जब हम ड्रैगन कबीले पहुंचेंगे। ये मामला काफी गंभीर है और जैसे ही बुजुर्ग चिंगार का संदेश मिला, हमें आपको चुपचाप ढूंढने की कोशिश करनी पड़ी। हमारी किस्मत है कि आज आप हमें यहां मिल गए। उसे ड्रैगन कबीले जाना होगा, डुआन ने कहा। ध्रुव शौर्य ने संदेह भरी नजरों से डुआन की ओर देखा। हालांकि छोटू की ताकत काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन अगर वो ड्रैगन कबीले में गया और कुछ गलत हुआ तो उसके पास बचने का भी मौका नहीं होगा। डुआन ने जल्दी से आश्वासन देते हुए कहा, मार्कस दुनिया के दोस्त, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा ड्रैगन कबीला कोई छोटा मोटा साधारण कबीला नहीं है। हम कभी भी ऐसा नीच तरीका नहीं अपनाएंगे। और फिर ध्रुव भाई और बुजुर्ग चिंगार का रिश्ता हमारे कबीले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा कबीला उन्हें निश्चित रूप से एक दोस्त की तरह ही सम्मान देगा। इस पर छोटू मुस्कुराया और बोला, मुसीबत आई है तो मैं जरूर मदद करूंगा। छोटू को ड्रैगन कबीले में काफी दिलचस्पी थी, खासकर उस प्राचीन ड्रैगन परिवर्तन तालाब में जिसका जिक्र चिंगार ने पहले किया था। अगर छोटू को हरिया युद्ध कला को पूरी तरह समझना था तो ड्रैगन हड्डी परिवर्तन चरण को पार करना जरूरी था। पहले वो सोच रहा था कि ड्रैगन कबीले से कैसे रिश्ता बनाए, लेकिन अब ड्रैगन कबीला खुद उसके पास आ गया था। चिंगार के अनुसार यह प्राचीन ड्रैगन परिवर्तन तालाब ड्रैगन कबीले के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति का इसमें प्रवेश करना लगभग असंभव था। लेकिन अब जब ड्रैगन कबीले को उसकी मदद चाहिए थी तो यह छोटू के लिए अच्छा मौका था कि वो उनसे तालाब में प्रवेश की अनुमति मांगे। डुआन ने कहा, हमारा कबीला इस एहसान को हमेशा याद रखेगा। तभी ध्रुव शौर्य ने छोटू के पास आकर धीरे से कहा, छोटू, तुम इतनी जल्दी मान गए? ये तुम्हारी आदत नहीं है कि किसी की मदद मुफ्त में करो। क्या तुम सच में उसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो? छोटू चुप हो गया। बगल में खड़े डुआन ने भी असहजता से खांसते हुए कहा, अगर ध्रुव भाई हमारे कबीले की समस्या हल कर देते हैं तो हमारा कबीला उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देगा। फिर छोटू ने पूछा, हम जब चाहे तब निकल सकते हैं? डुआन ने झिझकते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जितना जल्दी हो उतना बेहतर होगा। उसने डुआन के चेहरे पर चिंता देखी और उसका मन बेचैन हो गया। आखिर ड्रैगन कबीले में ऐसा क्या हो गया था कि वे इतने परेशान थे? थोड़ी देर सोचने के बाद छोटू ने कहा, ठीक है, 3 दिन में चलते हैं। इन 3 दिनों में हमें गहरी बिजली पहाड़ी में कुछ काम निपटाने हैं। मैं दोबारा आकर आपको ले जाऊंगा। डुआन ने ध्रुव शौर्य को आश्वस्त किया, तुम निश्चिंत रहो। अगर इस दौरान किसी ने कोई गड़बड़ की तो मेरा ड्रैगन कबीला उसे नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए वो आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की ओर घूर रहा था। दैत्य जनाब ने असहजता से सिर हिलाया। अब उसका घमंड पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो समझ चुका था कि छोटू अब ड्रैगन कबीले के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अगर उसने छोटू को नाराज किया तो ड्रैगन कबीला भी उसकी रक्षा नहीं करेगा। छोटू ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, तो फिर ठीक है। डुआन ने और कुछ नहीं कहा। उसने हाथ जोड़कर छोटू को प्रणाम किया और आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के साथ जल्दी ही वहां से चला गया। उनके जाते ही वहां का माहौल धीरे धीरे सामान्य हो गया। तमाम लोग जो छोटू को देख रहे थे काफी चकित थे। गहरी बिजली पहाड़ी से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत कौन करेगा? कौन सोच सकता था कि मामूली सी दिखने वाली गहरी बिजली पहाड़ी का संबंध मार्कस जैसी दुनिया और ड्रैगन कबीले से होगा, जो 4 सबसे बड़े कबीले में गिने जाते हैं। इस पल
तमाम योद्धा और दल जो छोटू से दिव्य खजाना छीनने का इरादा रखते थे, अपनी मंशा पूरी तरह छोड़कर निराशा के साथ वहां से वापस लौटने लगे। छोटू ने इस दृश्य को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने ध्रुव शौर्य की ओर देखते हुए हंसकर कहा, भैया, चलो पहले गहरी बिजली पहाड़ी चलते हैं। अब हम भाइयों के साथ जश्न मनाएंगे। उसके बाद मैं सच में जानना चाहता हूं कि ड्रैगन कबीले की बड़ी समस्या आखिर है क्या। ध्रुव शौर्य भी जानता था कि छोटू अब काफी ताकतवर हो चुका है। अब उसे पहले की तरह हर बात बताने की जरूरत नहीं थी। छोटू अब खुद के बल पर ही ताकतवर हो सकता था। और ध्रुव शौर्य को यकीन था कि ड्रैगन कबीले से मिलने वाला इनाम छोटू के लिए कोई मामूली बात नहीं होगी। उस इनाम से छोटू और भी ताकतवर हो सकता था। गहरी बिजली पहाड़ी पर उत्सव। गहरी बिजली पहाड़ी पर छोटू और उसकी टोली के विजय लौटने के बाद उत्सव शुरू हो गया। दिव्य खजाना पर्वत श्रृंखला में हुई घटनाओं ने गहरी बिजली पहाड़ी के कुछ वरिष्ठ योद्धाओं के खून में भी जोश भर दिया। कौन सोच सकता था कि गहरी बिजली पहाड़ी, जो जानवर युद्ध क्षेत्र के शीर्ष पर नहीं थी, आखिरकार विजय बनकर उभरेगी। अंत में 3 महान दैत्य जना भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सके। ये उपलब्धि गहरी बिजली पहाड़ी के लोगों को गर्व से भर गई। स्पष्ट था कि जब गहरी बिजली पहाड़ी पर झगड़ा का शासन था, तब ऐसा सम्मान कभी नहीं मिला। उस समय गहरी बिजली पहाड़ी को खूनी ड्रैगन बस्ती के सामने झुकना पड़ता था। भले ही ये मजबूत के आगे झुकने की बात हो, पर कोई भी इस दुनिया में खुद को कमजोर समझे जाने को पसंद नहीं करता। अब हर किसी को यकीन हो गया था कि गहरी बिजली पहाड़ी जानवर युद्ध क्षेत्र के 3 सबसे मजबूत दलों में से एक बन गई है, जिसमें खूनी ड्रैगन बस्ती भी शामिल थी। उसको पीछे छोड़ देगी और क्षेत्र की सबसे चमकदार ताकत बन जाएगी। अब जानवर युद्ध क्षेत्र में कोई भी गहरी बिजली पहाड़ी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। पहले कुछ योद्धा गुपचुप तरीके से नए लीडर को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन अब सभी ने न केवल उन्हें अपनाया, बल्कि उनका डर भी मान लिया था। उन्हें यकीन था कि उनके नए दैत्य जनाब और उस रहस्यमय युवा के नेतृत्व में गहरी बिजली पहाड़ी का नाम पूरे दैत्य इलाके में गूंजेगा। नीचे गहरी बिजली पहाड़ी के उत्सवपूर्ण और जीवंत दृश्य को देखते हुए छोटू ने धीरे से मुस्कुराया। उसने सोचा भी नहीं था कि 3 बड़े दैत्य जनाब के सामने उसे गहरी बिजली पहाड़ी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हालात ने ऐसा मोड़ ले लिया जो उसकी उम्मीद से परे था। अचानक पीछे से हंसी सुनाई दी। लगता है तुम्हारी पिछले 1 साल की जिंदगी काफी दिलचस्प रही होगी। दैत्यों का सागर एक बेहतरीन जगह है, मैंने भी वहां कुछ समय बिताया था, आवाज आई। छोटू ने पलटकर देखा तो ध्रुव शौर्य एक पत्थर पर आराम से बैठे हुए थे। उनके हाथ में शराब का मटका था और उनके पास एक बड़ा और मजबूत निंजा बैठा था। इस पर छोटू ने भावुक होकर कहा, हाँ भैया, वो जगह वाकई रोचक है। रहस्यमयी टापू पर जागने के बाद उसने कई अनुभव किए थे। उसने धीरे धीरे दैत्यों के सागर में अपना नाम बनाया, लेकिन केवल वही जानता था कि उस दौरान वो कितनी बार मौत के करीब पहुंचा था। फिर ध्रुव शौर्य ने शराब पीते हुए कहा, मेरे लिए भी हालात मुश्किल थे। जब मैं दैत्य इलाके लौटा तो गंभीर रूप से घायल था। सौभाग्य से मेरे पास अपने दुनिया के लोगों से संपर्क साधने का तरीका था। अंततः जो योद्धा मेरे दुनिया के इस दुनिया में थे, उन लोगों ने मुझे बचाया। इसके बाद मैं पिछले 10 महीनों तक ट्रेनिंग में था। फिर निंजा ने हंसते हुए कहा, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमें इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा। इस वक्त वो उतने गंभीर नहीं लग रहा था जितना गहरी बिजली पहाड़ी के योद्धाओं के सामने था। ध्रुव शौर्य मुस्कुराए और शराब के मटके को हिलाते हुए बोले, वे 3 बूढ़े वाकई बेरहम हैं। उस पल हवा जैसे ठहर गई। तीनों के चेहरों पर कठोरता साफ झलक रही थी। शैतान नगर की घटना उनके दिलों में एक कांटे की तरह चुभी हुई थी। तभी ध्रुव शौर्य ने आंखों में गहरी हिंसा के भाव के साथ कहा, अगर मैं अभी अपनी मार्कस की शक्तियों का पूरी तरह इस्तेमाल कर पाता तो मैं सीधे पूर्वी क्षेत्र में लौटता और उन तीनों बूढ़ों का खात्मा कर देता। इस पर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है भैया, मैंने कर्मश को मारने के लिए कई साल इंतजार किया। इसके मुकाबले 1 साल कुछ भी नहीं है। छोटू ने ध्रुव शौर्य और निंजा की ओर देखा और कहा, क्या आपको याद है मैंने उन तीनों से क्या कहा था?
फिर छोटू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था जिस दिन हम पूर्वी क्षेत्र लौटेंगे उस दिन उनका मिराज दल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। छोटू ने ध्रुव शौर्य के हाथ से शराब का मटका लिया और एक घूंट पीते हुए दूर पूर्व की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था जिसमें गहरी चाहत छिपी हुई थी, और उसने कहा, मुझे लग रहा है वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। गालवान साम्राज्य में वे माता पिता थे जिन्होंने छोटू को बड़ा होते देखा। यावर दल में उसके कई दोस्त थे और वहां वो जिद्दी लेकिन दिल को छू लेने वाली लड़की थी जिसने उसके लिए वीणा बजाई थी और उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना मिराज दल को चुनौती दी थी। उस विशाल क्षेत्र में एक और चांद जैसी खूबसूरत लड़की भी थी जिसे छोटू कभी भूल नहीं सका, चाहे वो इसे जुबान से स्वीकारना चाहे या नहीं। गालवान साम्राज्य छोड़ने के पीछे का एक बड़ा कारण वही थी। वो उस खूबसूरत शख्सियत का पीछा करना चाहता था जिसने उसकी जिंदगी में एक पल के लिए खिलकर उसे छू लिया और फिर गायब हो गई। और कहीं दूर एक लड़की थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी, लेकिन अब वो नहीं जानता था कि वो अंधकार महल में कैसी होगी। उसने वादा किया था कि वो उसके सामने खड़ा रहेगा और हर तूफान से उसे बचाएगा ताकि वो हमेशा की तरह खुश रह सके। छोटू ने गहरी सांस ली और सफेद धुएं का एक झोंका छोड़ा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी जो आत्मविश्वास से भरी और मुलायम थी। फिर उसने धीरे से कहा, पूर्वी क्षेत्र, मैं जल्द ही लौटूंगा। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इन 3 दिनों में गहरी बिजली पहाड़ी में जबरदस्त हलचल रही क्योंकि कई दलों के लीडर मिलने आए। यहां तक कि वे दल भी जो पहले गहरी बिजली पहाड़ी से अलग होना चाहते थे अब वफादारी दिखाने के नए नए तरीके अपनाते नजर आए। दिव्य खजाना पर्वत श्रृंखला में हुई घटना के बाद गहरी बिजली पहाड़ी की प्रतिष्ठा जानवर युद्ध क्षेत्र में काफी ऊंचाई तक पहुंच गई थी। छोटू ने इन सब बातों को निंजा के हवाले कर दिया और उसे सब ठीक से संभालने को कहा। चेतन और बाकी की मदद से निंजा गहरी बिजली पहाड़ी पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकता था। इसके अलावा निंजा के पास एक आक्रामक दिल भी था जो दैत्य इलाके जैसे क्षेत्र में एक दल का लीडर बनने के लिए जरूरी था। यहां केवल ताकत और नियंत्रण के जरिए ही शासन किया जा सकता था। छोटू ने गुप्त दिव्य महल में मिली दिव्य वस्तुओं में से कुछ चुनी और बाकी निंजा को सौंप दी। ये वस्तुएं उसकी बाघ विनाशक सेना को मजबूत बनाने के लिए थी। जब पूरी सेना इन वस्तुओं से लैस हो जाएगी तो उनकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वे एक इंद्रजीत रैंक के योद्धा का सामना कर सकेंगे। गहरी बिजली पहाड़ी छोटू और उसके भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। हालांकि फिलहाल पहाड़ी इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन इसकी मौजूदा प्रतिष्ठा को देखते हुए ये तेजी से विस्तार कर सकती थी। दिव्य वस्तुओं के आकर्षण के कारण कई गर्वित योद्धा गहरी बिजली पहाड़ी में शामिल होने के लिए मजबूर हो सकते थे, और एक बार शामिल हो जाने के बाद निंजा उनके प्रति वफादारी सुनिश्चित करने के तरीके जानता था। इस विस्तार के साथ गहरी बिजली पहाड़ी की ताकत भविष्य में काफी बढ़ेगी। तब ये उनके लिए एक शक्तिशाली हथियार बनेगी जब वे पूर्वी क्षेत्र में वापसी करेंगे। गहरी बिजली पहाड़ी के एक बड़े हॉल के सामने ध्रुव शौर्य ने छोटू की ओर देखा और चिंतित होकर पूछा, छोटू, क्या तुम वाकई ड्रैगन कबीले में अकेले जाने का इरादा रखते हो? इस पर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है भैया। अगर ड्रैगन कबीले को मुझसे कुछ गलत करना होता तो वे इसे किसी और तरीके से कर सकते थे, लेकिन मेरे जाने के बाद निंजा का ख्याल रखना। इस पर ध्रुव शौर्य ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं कुछ समय तक उसकी मदद करूंगा। इसके बाद मुझे जायंट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बाहर जाना है। मुझे लगता है कि वो शैतान जल्द ही आजाद होने वाला है। ध्रुव शौर्य के चेहरे पर कठोरता साफ झलक रही थी। छोटू ने गंभीरता से कहा, ठीक है भैया, ड्रैगन कबीले से लौटने के बाद मैं आपको खोजकर आपके पास आ जाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव शौर्य को भी अब अपने दुनिया के लोगों का ख्याल सता रहा था। छोटू मुस्कुराया और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने ऊपर देखा और दूर से हवा में कुछ हलचल सुनी। 2 आकृतियां तेजी से आसमान में चमकती हुई दिखाई दी। उनमें से एक ने, डुआन ने, छोटू की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, ध्रुव भाई,
क्या आप तैयार हैं? इस पर छोटू ने सिर हिलाया और कहा, चलो। ये इलाका बड़े कबीलों में से एक था। दैत्य इलाके के उत्तरी क्षेत्र में स्थित ये क्षेत्र बेहद विशाल और अनंत जंगली इलाका था। कई पहाड़ जमीन पर ऐसे फैले हुए थे जैसे विशालकाय अजगर। ऊंचे ऊंचे प्राचीन जंगलों ने इस क्षेत्र को अपनी छत्र छाया में ले रखा था। सैकड़ों हजार फीट ऊंचे पेड़ छोटे पहाड़ों जैसे खड़े थे। उनकी फैली हुई शाखाएं और पत्तियां 10,000 फीट तक का इलाका ढक लेती थी। इस क्षेत्र में एक गहरी जंगली शक्ति बिखरी हुई थी। समय समय पर इस इलाके में तरह तरह के जानवरों की दहाड़ सुनाई देती थी। ये दहाड़े जंगली, बेकाबू और खतरनाक शक्ति से भरी हुई होती थी। ये इलाका उन चुनिंदा क्षेत्रों में से एक था जो प्राचीन काल से अब तक लगभग अपरिवर्तित रहे थे। ये इलाका प्राकृतिक खजानों से भरा हुआ था, लेकिन यहां खजाने खोजने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। कारण था ड्रैगन कबीला। ड्रैगन कबीला वर्तमान तिलिस्मी जानवरों के 4 सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक था। शक्ति के पिरामिड के शीर्ष पर स्थित इस कबीले का पूरे दैत्य इलाके में दबदबा था। बहुत कम लोग थे जो उनके क्षेत्र में समस्या खड़ी करने की हिम्मत करते। जंगल के ऊपर का आसमान अचानक से धुंधला हो गया और एक स्थानीय भंवर बन गया। 3 आकृतियां वहां से बाहर निकली। ध्यान से देखने पर वे छोटू और डुआन की जोड़ी थी, जो जानवर युद्ध क्षेत्र से ड्रैगन कबीले की ओर बढ़ रहे थे। इन दोनों जगहों के बीच की दूरी बहुत अधिक थी, लेकिन जब किसी की शक्ति इंद्रजीत के स्तर तक पहुंच जाती है तो वो एक आयामी सुरंग बना सकता है। इससे काफी समय और मेहनत बच जाती है। छोटू ने भंवर से बाहर निकलते हुए आसपास के क्षेत्र को देखा और आश्चर्य से उसकी आंखें चमक उठीं। यहाँ की शक्ति जानवर युद्ध क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक सघन थी, जिससे यहाँ ट्रेनिंग करना बेहद प्रभावी हो सकता था। तभी डुआन ने हंसते हुए कहा, हाँ, केवल ड्रैगन कबीला और उनके मित्र ही इस जगह पर आ सकते हैं। किसी अन्य कबीले को यहाँ 1 लाख मील के दायरे में आने की इजाजत नहीं है। छोटू का मुंह थोड़ा खुला रह गया। ये ड्रैगन कबीला सचमुच काफी दबंग था, जिसने सीधे अपनी सीमा तय कर ली और खुद को शासक घोषित कर दिया। लेकिन उनकी शक्ति को देखते हुए ये स्वाभाविक था। इस दुनिया में शक्ति ही राजा थी। यदि कोई काफी शक्तिशाली हो तो नियम भी उसके लिए मायने नहीं रखते। डुआ ने हंसते हुए कहा, चलो ध्रुव भाई, ड्रैगन कबीला ड्रैगन क्षेत्र के बीच में है। हम जल्दी ही वहां पहुंच जाएंगे। छोटू ने सिर हिलाया और डुआन आगे उड़ते हुए रास्ता दिखाने लगा। आगे का सफर अधिक लंबा नहीं था। 1 घंटे बाद समूह ड्रैगन क्षेत्र के गहरे भाग में पहुंच गया। जैसे जैसे वे अंदर गए, प्राकृतिक ऊर्जा और भी सघन होती गई। आखिरकार हवा भी थोड़ी गीली हो गई। ये उस स्थिति का संकेत था जब ऊर्जा एक निश्चित सीमा से अधिक सघन हो जाती है। छोटू ने इस दृश्य को देखकर प्रशंसा की, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने सामने देखा, जहां कुछ विकृतियों के संकेत थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य बाधा अंदर और बाहर को अलग कर रही हो। हालांकि बाधा अदृश्य थी। छोटू स्पष्ट रूप से एक रचना को महसूस कर सकता था। यह रचना इतनी शक्तिशाली थी कि उसने छोटू के मन में भय पैदा कर दिया। ये ड्रैगन कबीले की महान रक्षा रचना थी और इसे महाप्रलय जैसी शक्ति कहना गलत नहीं होगा। तभी डुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक पल रुकिए ध्रुव भाई, मुझे इसे खोलने दे। उसने अपनी हथेली पर रोशनी को इकट्ठा किया, जो एक जीवंत ड्रैगन प्रतीक में बदल गई। यह प्रतीक एक छोटे से ड्रैगन की तरह दिख रहा था और जीवन जैसी उपस्थिति और ताकत को दर्शाता था। ड्रैगन प्रतीक गर्जा और रोशनी की एक किरण में बदलकर अदृश्य बाधा में घुस गया। वो जगह धीरे धीरे धुंधली हुई और एक दरार खुल गई। चलो ध्रुव, अंदर चलते हैं, डुआन ने आगे बढ़ते हुए कहा। छोटू ने थोड़ी झिझक के बाद उसका अनुसरण किया। दरार पार करते ही छोटू की आंखों के सामने रोशनी चमकी और दृश्य अचानक बदल गया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने आसपास को देख पाता, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर भारी हो गया हो और वो 100 फीट नीचे धकेल दिया गया। छोटू ने अपने शरीर में ऊर्जा को संचालित किया और खुद को स्थिर किया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। ड्रैगन कबीले की प्राकृतिक ऊर्जा इतनी सघन थी कि उसने गति को भी प्रभावित किया।
छोटू ने सिर उठाया और आश्चर्य से इस क्षेत्र को देखा। जहां तक नजर जाती वो एक अंतहीन हरा भरा सागर दिख रहा था। यहां कई विशाल पेड़ थे जो सैकड़ों हजार फीट ऊंचे थे। इन प्राचीन पेड़ों की शाखाओं पर अनगिनत लताएं फैली हुई थी। तभी डुआन ने छोटू की आंखों में झलकते आश्चर्य को देखकर कहा, ये शक्ति पेड़ है। ये प्राचीन काल के दिव्य पेड़ है जो ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जैसे ही ये थोड़ी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ये शुद्ध ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा का निर्माण कर सकते हैं। ये चक्र अनंत रूप से चलता रहता है जिससे ऊर्जा निरंतर बढ़ती रहती है। छोटू ने अपने होंठ गीले किए और उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव भर गया। ये सच में अद्भुत चीजें थी। जब वो यावर दल में था तो महेंद्र और बाकी लोग अमरवेल प्राचीन पेड़ के बीज को लेकर बहुत उत्साहित थे। लेकिन अब देखने पर वो अकेला अमरवेल पेड़ इस तथाकथित शक्ति वृक्ष के सामने कहीं नहीं टिकता। और यहां तो शक्ति वृक्षों की संख्या ही भयावह स्तर तक पहुंच चुकी थी। यही वजह थी कि ड्रैगन क्षेत्र में ऊर्जा की सघनता इतनी डरावनी हद तक पहुंच गई थी। आसमान में इस विशाल भूमि के ऊपर कई औषध नदियां अनंत रूप से फैली हुई थी। इन नदियों के बहने के दौरान दूर से ड्रैगन की दहाड़ सुनाई देती थी। साथ ही इन औषध नदियों के भीतर कुछ विशालकाय छायाएं खेलती हुई दिखाई देती थी। आसमान में बहुत ऊपर से एक विशाल प्रकाश अवरोध नीचे तक फैला हुआ था। ये अद्भुत चिन्हों से सजा हुआ था जो एक साथ मिलकर लाखों फीट लंबी एक विशालकाय कल्पनात्मक ड्रैगन आकृति बनाते थे। छोटू ने उस रचना को देखकर अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की। उसे समझ आ गया कि ये ड्रैगन कबीले की कबीला रक्षा रचना थी। ये निश्चित रूप से इंद्रजीत स्तर के योद्धा को मारने की शक्ति रखती थी और यहां तक कि अवतार स्तर का योद्धा भी इसे हल्के में नहीं ले सकता था। ये हमारे ड्रैगन कबीले की कबीला रक्षा रचना है, महान शून्य दिव्य रचना। डुआन ने दूर आकाश में उस विशाल रचना को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर सम्मान का भाव था। प्राचीन युद्ध के दौरान 3 अवतार गुलामों ने इसे सेना के साथ हमला करके नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी इस रचना द्वारा मारे गए। छोटू का दिल जोर से धड़कने लगा। वो इस रचना की ताकत का अंदाजा तो लगा सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी डरावनी होगी। तभी बुलवा की आवाज अचानक छोटू के मन में गूंजी। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। ये महान शून्य दिव्य रचना ड्रैगन कबीले ने नहीं बनाई थी। छोटू चौंक गया और उसने कहा, ड्रैगन कबीले ने नहीं बनाया? तब किसने बनाया है? इस पर बुलवा ने शांत स्वर में कहा, यह मेरे मालिक की रचना थी। हालांकि उन्होंने इसे बाद में ड्रैगन कबीले को दे दिया। अच्छा, तो ये बात है। छोटू को समझ आ गया कि ये किसी महान व्यक्ति की रचना थी, इसलिए ये इतनी डरावनी थी। फिर बुलवा ने कुछ अफसोस भरे स्वर में कहा, यदि तुम्हारे पास प्राचीन ब्रह्मांड तकनीक पूरी तरह सक्रिय हो जाए तो ये महान शून्य दिव्य रचना से कमजोर नहीं होगी। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ रचना है। यदि तुम्हारे पास रचना की प्लेट भी होती तो ये सच में असाधारण होती। प्राचीन ब्रह्मांड तकनीक मेरे मालिक ने कई वर्षों की खोज के बाद बनाई थी। तुम्हारे पास जो रचना विधि है उसके अलावा एक रचना की प्लेट भी होती है। वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्यवश मालिक की मृत्यु के बाद से रचना की प्लेट गुम है। छोटू ने अपनी जुबान चटकाई। उसे लगा कि निशानी पूर्वज सच में अकल्पनीय और असीमित थे। यही वजह थी कि वे अंधेरे के गुलाम कबीले के हमले को भी रोकने में सक्षम थे। तभी डुआन ने बगल में खड़े छोटू से कहा, ध्रुव भाई, कृपया मेरे साथ कबीले के अंदर चलें। इसके बाद उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा। छोटू ने चारों तरफ एक बार फिर देखा और उसके पीछे चल पड़ा। वे तीनों आकाश में उड़ रहे थे। नीचे कई पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही थी जिनसे प्राचीन ऊर्जा निकल रही थी। ये एहसास दिलाती थी कि ये समय की शुरुआत से मौजूद है। इस दौरान कभी कभी आसमान में कुछ बड़े ड्रैगन उड़ते हुए दिखाई देते थे। उनके पंखों की फड़फड़ाहट के साथ हवा और गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देती थी। ये दृश्य बेहद शानदार था। डुआन के नेतृत्व में छोटू का सफर बिना किसी बाधा के सुचारू रहा। जल्द ही उसने कई विशाल महल और पत्थर की मीनारें दूर से देखी। इनसे निकलती भव्य और शानदार ऊर्जा ने उसे चौंका दिया। जैसे ही छोटू करीब पहुंचा, उसकी आंखें सतर्क हो गई।
उसने जमीन पर काले धुएं के हल्के निशान महसूस किए। ये दुष्ट ऊर्जा थी जिससे वो परिचित था, अंधेरे की शक्ति। इसी समय छोटू के शरीर में मौजूद 2 प्राचीन निशान गूंजने लगे। ये देखकर छोटू चौंक गया। प्राचीन निशान तभी प्रतिक्रिया करते थे जब वे अन्य प्राचीन निशानों या उनसे जुड़ी किसी चीज के संपर्क में आते थे। क्या ड्रैगन कबीले में अन्य प्राचीन निशान मौजूद हैं? छोटू ये सोच ही रहा था कि तेज हवा की आवाज सुनाई दी। इसके बाद दर्जन भर आकृतियां उनकी ओर तेजी से बढ़ी और अंत में डुआन के सामने रुकी। इन आकृतियों के समूह की अगुवाई एक पतली लड़की कर रही थी। उसने काले रंग के तंग कपड़े पहने हुए थे जो उसके आकर्षक शरीर को उभार रहे थे। उसकी पोनीटेल उसकी पतली कमर से नीचे तक लटक रही थी। उसका चेहरा छोटा और सुंदर था, लेकिन उसकी बड़ी आंखों में एक जंगली और बेकाबू सा भाव था। उसने कहा, डुआन चाचा, आप वापस आ गए। इस पर डुआन ने उस युवती को देखकर कहा, हाँ हाँ। उसने ध्रुव को बताया, ये मीना है। पीछे खड़े छोटू की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा, ये ध्रुव है जिसके बारे में बुजुर्ग चिंगार ने बताया था। हमने इसे अपने कबीले की परेशानी हल करने के लिए आमंत्रित किया है। वो लड़की और अन्य लोग उत्सुकता से छोटू की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस दौरान उसका नाम कई बार सुना था। युवती, जिसे डुआन ने मीना कहा था, ने अपनी बड़ी आंखों से छोटू को देखा। कुछ पल उसे देखने के बाद उसने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तो यही छोटू है? तुम उतने शक्तिशाली नहीं लगते जितना गुरु चिंगार ने बताया था। छोटू ने अपनी नाक रगड़ी और हल्का सा मुस्कुराया। उसे युवती की बातों में थोड़ी नाराजगी और साथ ही एक अजीब सी ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता का एहसास हुआ। उसके संबोधन से छोटू को अंदाजा लग गया कि ये बात क्यों हो रही थी। डुआन काले कपड़े पहने उस युवती की बात सुनकर थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया और उसने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? काले कपड़े पहने युवती ने जिद्दी स्वर में कहा और अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। फिर वो बोली, क्या ये सच नहीं है? वो तो केवल शुरुआती महाप्राण रैंक पर है। वो हमारी समस्या कैसे हल कर सकता है? छोटू ने शांत स्वभाव में उत्तर दिया, अंधेरे के गुलाम की समस्या केवल ताकत से हल नहीं हो सकती। क्या तुम्हें लगता है कि ड्रैगन कबीले में ताकत की कमी है? छोटू का स्वभाव ऐसा था कि वह किसी युवती के सवालों से परेशान नहीं होता था, लेकिन उसके शांत शब्दों ने उस युवती को कुछ पल के लिए रोक दिया। इस पर युवती ने अपने होंठ काटते हुए कहा, उम्मीद है कि तुम्हारे पास सच में इसे हल करने की क्षमता हो। उसके मन में गहराई से ये इच्छा थी कि छोटू में सच में उनके कबीले की समस्या हल करने की क्षमता हो, लेकिन कुछ कारणों से उसके शब्दों में हमेशा एक जिद और अकड़ दिखाई देती थी। इतना कहने के बाद वह और वहां रुकने को तैयार नहीं थी। वो मुड़ी और वहां से चली गई। डुआन ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ध्रुव भाई, कृपया उसे गलत मत समझना। ये लड़की सच में चिंगार जी को बहुत पूछती है और चिंगार जी ने इसे ट्रेन भी दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि चिंगार जी के मानक बहुत ऊंचे हैं। ये लड़की असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होने के बावजूद आज तक उनसे एक भी तारीफ नहीं सुन पाई। फिर भी इसे मानना पड़ेगा कि ये लड़की बहुत जिद्दी है। चिंगार जी की स्वीकृति पाने के लिए वो कितना भी कठोर ट्रेनिंग सहन कर लेती है। कुछ समय पहले चिंगार जी ने संदेश भेजा था और उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की थी। शायद इसी वजह से वो थोड़ी जलन महसूस कर रही है और उसने ऐसा व्यवहार किया। डुआन ने उस युवती की ओर देखा जो जा चुकी थी और छोटू को बेबस होकर समझाया। छोटू ने सिर हिलाया। उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। उसे महसूस हुआ कि वो युवती असाधारण रूप से शक्तिशाली थी और संभवतः उसने महारथ महाप्राण रैंक हासिल कर लिया था। उसकी ताकत निंजा के बराबर थी। उसकी प्रतिभा वास्तव में चौंकाने वाली थी। शायद चिंगार जी ने उसकी तारीफ इसलिए नहीं की क्योंकि उसका शुरुआती आधार ही बहुत मजबूत था। फिर डुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए ध्रुव भाई, मैंने पहले ही आपके आने की खबर कबीले के लीडर को दी है। वो आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। छोटू ने सिर हिलाया। उसे ड्रैगन कबीले की जल्दबाजी देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि उनकी समस्या सच में काफी बड़ी थी। डुआन फिर से आगे बढ़ा और छोटू उसके पीछे हो लिया।
ड्रैगन कबीले के इलाके में प्रवेश करने के बाद छोटू ने अपनी तीव्र इंद्रियों से कुछ अस्पष्ट और शक्तिशाली आभाएं महसूस की। इससे उसके शरीर के रोम छिद्र सिकुड़ने लगे। वो जानता था कि ये ड्रैगन कबीले के कुछ योद्धाओं द्वारा उस पर नजर रखने के कारण था। ड्रैगन कबीला सच में अद्भुत है। यहां इतने सारे छिपे हुए शक्तिशाली व्यक्ति हैं। छोटू ने मन ही मन कहा। केवल वे आभाएं जो उसने महसूस की थी उसे चौंकाने के लिए काफी थी। साथ ही उसने समझ लिया कि ये प्राचीन काल से अस्तित्व में रहे बड़े कबीले निश्चित रूप से छिपी हुई ताकत रखते हैं। उनकी 4 शीर्ष कबीले में गिनती होना यूं ही नहीं था। छोटू का समूह कई अनोखे और प्राचीन पत्थर की मीनारों के ऊपर से गुजरा। 10 मिनट बाद उनके सामने एक प्राचीन पत्थर का हॉल दिखाई दिया। उनके शरीर से एक अस्पष्ट आभा बादलों की तरह फैल रही थी। छोटू ने अपनी आंखें संकीर्ण की और उसका चेहरा अधिक गंभीर हो गया। वो जानता था कि ये ड्रैगन कबीले का उच्च स्तरीय समूह था। दोनों पत्थर के हॉल के सामने उतरे। छोटू ने अपना सिर उठाया और देखा। वहां कुछ बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद थे जो काफी प्राचीन लग रहे थे। उनके चेहरों पर झुर्रियां गहरी घाटियों जैसी थी, लेकिन इन बुजुर्ग शरीरों के अंदर एक भयावह ताकत छिपी हुई थी। इसे पहली नजर में देखना भी आसान नहीं था, लेकिन छोटू जानता था कि वो समूह का सबसे खतरनाक व्यक्ति था। उसके शरीर से निकलने वाले खतरे का एहसास चिंगाड़ जी के बराबर था। स्पष्ट था कि ड्रैगन कबीले के लीडर के अलावा और कोई भी व्यक्ति इतनी ताकत और प्रतिष्ठा नहीं रखता था। डुआन कबीले के लीडर को प्रणाम करता है। डुआन नीचे उतरा और आदरपूर्वक झुककर उस व्यक्ति का अभिवादन किया। इस पर मध्यम आयु के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये यात्रा तुम्हारे लिए कठिन रही होगी। उनके शरीर से वो दबाव नहीं झलक रहा था जिसकी उम्मीद एक ड्रैगन कबीले के सदस्य से की जाती है। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो उनकी अनोखी सुनहरी आंखों को देख सकता था। ऐसा लगता था मानो वे एक अंतहीन शून्य की तरह थी जिसे समझ पाना असंभव था। उनके शरीर से एक अदृश्य आभा निकल रही थी जो दुनिया को हिला सकती थी। यही ड्रैगन कबीले के लीडर की भयावह शक्ति थी। क्या तुम वही ध्रुव रायजादा हो जिसका जिक्र चिंगाड़ ने किया था? उस व्यक्ति ने अपनी सुनहरी आंखों से छोटू की ओर देखा। उनकी नजर पड़ते ही छोटू ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर शक्तियों का प्रवाह धीमा पड़ गया। यहां तक कि उसके दोनों प्राचीन निशान भी हिलने लगे, जो केवल तब होता था जब वो बाहरी दुनिया से अत्यधिक दबाव का सामना करता। छोटू ने अपने मन में उठ रहे आश्चर्य को दबा दिया। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, यहां तक कि उसने अवतार रैंक योद्धाओं और महान अवतार गुलामों का भी सामना किया था। इसलिए वो शांत रह सका। उसने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहा, ध्रुव रायजादा बुजुर्ग को प्रणाम करता है। फिर उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये युवा दोस्त वास्तव में असाधारण है। यही कारण है कि चिंगाड़ ने भी तुम्हारी इतनी तारीफ की। उसके चेहरे पर सराहना का भाव था। ऐसा लग रहा था कि वो छोटू के स्वभाव और व्यवहार से बेहद संतुष्ट थे। तभी एक असामान्य आवाज बगल से सुनाई दी। छोटू ने उस दिशा में देखा और पाया कि पहले मिली काले कपड़े पहने युवती वही खड़ी थी। वो ड्रैगन कबीले के लीडर के बगल में थी। इस समय वो भौं चढ़ाए खड़ी थी और यह स्पष्ट था कि वो लीडर के आकलन से सहमत नहीं थी, क्योंकि वो इस स्थान पर उपस्थित थी। ये संकेत था कि उसका कबीले में काफी ऊंचा दर्जा था। मध्यम आयु के व्यक्ति ने युवती की उपेक्षा करते हुए छोटू की ओर मुस्कुराकर कहा, मैं ड्रैगन कबीले का लीडर रयान हूं। ये मेरे कबीले के बुजुर्ग हैं। ये नौजवान कबीले के लीडर रयान और सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता है। छोटू ने सिर झुकाकर कहा और इन प्राचीन व्यक्तियों की ओर हाथ जोड़कर सम्मान प्रकट किया, जिनकी उम्र उनके झुर्रीदार चेहरों से झलक रही थी। तभी रयान के बाईं ओर खड़े एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने धीरे से कहा, हाँ युवा दोस्त, इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। हमने तुम्हें कबीले में आमंत्रित किया क्योंकि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। उनकी आंखें धुंधली दिख रही थी, किन उनके भीतर गहराई और तीक्ष्णता झलक रही थी। फिर रयान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या युवा दोस्त ध्रुव को पता है कि हमने तुम्हें कबीले में क्यों बुलाया है? इस पर छोटू ने धीरे से जवाब दिया, मुझे लगता है कि ये अंधेरे के गुलामों की समस्या से जुड़ा है।
मैंने महसूस किया है कि जमीन के नीचे से कुछ अंधेरे की शक्ति निकल रही है। रयान की आंखें छोटू की बात सुनकर सिकुड़ गई। वही उन बुजुर्गों के चेहरों पर, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा था, आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। अब उन्होंने इस युवा व्यक्ति को ध्यान से देखना शुरू किया, जिसकी ताकत देखने में साधारण लग रही थी। तभी रयान ने हैरानी से पूछा, तुमने यहां अंधेरे की शक्ति का पता कैसे लगाया? इसे छिपाने और दबाने के लिए कई संरचनाएं हैं। इस पर छोटू ने कहा, शायद कबीले की दबाव प्रणाली में कोई दरार आ गई है। अंधेरे की शक्ति बेहद संसार होती है। ऐसा लगता है कि ये दबाव प्रणाली कुछ वर्षों में पूरी तरह टूट जाएगी। उस समय ये इलाका पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और यहां जीवन का अंत हो जाएगा। वो वर्षों से अंधेरे की शक्ति से कई बार रूबरू हो चुका था। साथ ही उसके शरीर में 2 प्राचीन निशान थे। इस वजह से वो अंधेरे की शक्ति के प्रति बेहद संवेदनशील था और अंधेरे के गुलामों से जुड़ी चीजों को आसानी से देख सकता था। यही कारण है कि चिंगाड़ ने तुम्हारी सिफारिश की। रयान ने धीरे से आह भरी। अब वो समझ गया था कि चिंगाड़ ने इस साधारण से दिखने वाले युवा को उनके कबीले की इतनी बड़ी समस्या सुलझाने के लिए क्यों चुना। वो काले कपड़े पहने युवती फिर से घूर कर देख रही थी, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। स्पष्ट था कि उसे ये महसूस हुआ था कि छोटू कुछ खास है। आखिरकार वो किसी भी बदलाव को महसूस नहीं कर पाई जिसे छोटू ने बताया था। फिर भी उसे ये स्पष्ट था कि छोटू की बात सही थी। ड्रैगन क्षेत्र के नीचे वाकई एक बड़ा संकट है। युवा दोस्त ध्रुव, आप हमारे साथ चलकर स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। रयान की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आस्तीन को लहराया और नीचे से प्रकाश उठा, जिससे चारों ओर का स्थान विकृत हो गया। एक सूश की आवाज आई और यह प्रकाश सबको घेरे हुए गायब हो गया। टेलीपोर्टेशन के कारण छोटू को जो चक्कर सा महसूस हुआ, वो 1 सेकंड में गायब हो गया। फिर उसने तुरंत अपनी आंखें खोली, लेकिन सामने जो दृश्य था उसे देखकर वो थोड़ी चौंका गया। एक काले धुएं जैसा समुद्र अंतहीन रूप से फैला हुआ था। ये काला धुआं पूरी तरह से अंधेरे की शक्ति से बना था। समुद्र के मंथन के साथ तीव्र चीखें सुनाई दे रही थी। इसके बाद अंधेरे की शक्ति की लहरें उठीं और सचमुच दसियों हजार बड़े काले अजगर में बदल गई, जो अजीब तरीके से ऊपर की ओर दौड़ने लगे। लेकिन हर बार जब अंधेरे की शक्ति ऊपर उठती तो ऊपर एक सुनहरी रोशनी दिखाई देती और एक विशाल सुनहरी संरचना उभरती। फिर इस संरचना में एक अद्भुत बल प्रवाहित होता और वो फिर से अंधेरे की शक्ति को दबा देती। हालांकि हर टक्कर के बाद वो सुनहरी संरचना थोड़ा फीकी पड़ जाती। ये देखकर छोटू ने खुद से कहा, ये कितनी बड़ी मात्रा में अंधेरे की शक्ति है। वास्तव में उसका सिर थोड़ा सुन्न हो गया था। ये पहली बार था जब उसने इतनी भयानक मात्रा में अंधेरे की शक्ति देखी थी। दरअसल ये तो अवतार गुलाम से भी कहीं ज्यादा थी। तभी छोटू ने रयान से पूछा, इस ड्रैगन क्षेत्र के नीचे आखिर किस प्रकार के अंधेरे के गुलाम को दबाया गया है? इतनी डरावनी मात्रा में अंधेरे की शक्ति क्यों है? रयान कुछ देर चुप रहा। फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, प्राचीन युद्ध के दौरान इंसानों ने निशानी पूर्वजों की मदद से मुश्किल से जीत हासिल की थी, जिसके कारण कई अंधेरे के गुलामों को सील कर दिया गया था। 3 स्थान थे जहां सबसे ज्यादा अंधेरे के गुलामों को सील किया गया और हम उन्हें भूत दमन कारागार कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये 3 कारागार हैं जो विशेष रूप से अंधेरे के गुलामों को सील और नष्ट करने के लिए बनाए गए थे। हमारे ड्रैगन क्षेत्र के नीचे एक ऐसा ही भूत दमन कारागार है। यहां अनगिनत अंधेरे के गुलाम सील किए गए हैं, जिनमें से तो अकेले 10 अवतार गुलाम हैं। छोटू का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी पीठ में सर्दी सी दौड़ गई। इस जगह पर सचमुच 10 अवतार गुलाम सील किए गए हैं। ये बात जानना भी चौंकाने वाला था कि यहां तक कि महान शून्य पाषाण भी एक ही अवतार गुलाम को दबाने में सफल हो पाया था, और यहां 10 से अधिक है। फिर रयान ने दर्द भरी हंसी हंसते हुए आगे कहा, दरअसल हमारा ड्रैगन कबीला अपनी ड्रैगन वंशज की शक्ति से एक बड़ी संरचना बनाकर इस भूत दमन कारागार को दबाए हुए था। लेकिन 100 साल पहले मैंने अवतार रैंक तक पहुंचने के लिए ड्रैगन वंशज की शक्ति को आत्मसात किया। इसके परिणाम स्वरूप संरचना में एक दरार आ गई और अंधेरे की शक्ति ने इसका फायदा उठाया। शुक्र है कि हमने इसे दबाने की पूरी कोशिश की,
लेकिन अंधेरे की शक्ति से निपटना बहुत कठिन है और हमारी दबाव प्रणाली धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। हमने आपको बुलाया है ताकि आप हमारी मदद करें और इस भूत दमन कारागार को दबाने में हमारी सहायता करें। छोटू ने अपने होठों को घुमा लिया। उसकी आंखें उस अंधेरे की शक्ति को देख रही थी जो नीचे के जमीन में समाई हुई थी। काफी देर बाद उसने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, माफ करना, लेकिन यहां की अंधेरे की शक्ति ने मेरी सीमा को पार कर लिया है, इसलिए मुझे डर है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। छोटू सच में ड्रैगन कबीले की मदद करना चाहता था और इस मौके का फायदा उठाकर प्राचीन ड्रैगन परिवर्तन तालाब में प्रवेश करने का अनुरोध करना चाहता था। लेकिन अफसोस, वो इस मामले से निपटने में सक्षम नहीं था। हालांकि उसके पास तिलिस्मी पत्थर और 2 प्राचीन निशान थे, लेकिन ये 3 भूत दमन कारागार में से एक था जहां सबसे ज्यादा अंधेरे के गुलाम सील किए गए थे। यहां मौजूद अंधेरे की शक्ति पहले ही बहुत खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। मेरे पास कुछ तरीके हैं, लेकिन मैं अभी केवल महाप्राण रैंक की शुरुआत पर हूं। आपके ड्रैगन कबीले द्वारा बनाई गई रचना पहले से ही बेहद शक्तिशाली है। अगर इतनी ताकतवर रचना भी अंधेरे की शक्ति को दबाने में असफल हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूं? छोटू की बात सच थी। स्थिति उसके काबू से बाहर थी। ड्रैगन कबीले की बनाई रचना, जो अंधेरे की शक्ति को दबाने के लिए बनाई गई थी, अपनी पूरी शक्ति के बावजूद असफल हो रही थी। अगर वो विफल हो रही थी तो छोटू भला क्या कर सकता था? रयान और बाकी लोगों ने छोटू की बात सुनी और समझ गए कि वो सच बोल रहा है। तुरंत सभी चुप हो गए। कुछ बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। अगर इस स्थिति को काबू में नहीं किया गया तो उनका कबीला भारी नुकसान उठाएगा। तब शायद उन्हें ये समृद्ध भूमि भी छोड़नी पड़ सकती थी। तभी काली पोशाक वाली लड़की ने होठ काटते हुए कहा, अरे चिंगार गुरु, तुम्हें इतनी अहमियत देते हैं, क्या तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते? थोड़ी देर रुकने के बाद उसने जोड़ा, क्या तुम मेरी पहले की कही कड़वी बातों से नाराज हो? अगर ऐसा है तो मैं माफी मांगती हूं। हालांकि वो युवती जिद्दी थी, लेकिन वो स्थिति की गंभीरता को समझ रही थी। ये मामला उसके पूरे कबीले से जुड़ा था, इसलिए वो इस मुद्दे पर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। इस पर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतना छोटा दिल वाला नहीं हूं कि उन बातों का बुरा मानूं। फिर उसने सिर हिलाया और आगे कहा, सच में मैं कुछ नहीं कर सकता। रयान और बाकी लोग खामोश हो गए। उनके दिलों में निराशा साफ झलक रही थी। छोटू ने यह देखकर गहरी सांस ली और अपनी नजरें भयंकर अंधेरे की शक्ति के समुद्र पर टिका दी। तभी अचानक बुलवा की आवाज छोटू के दिल में गूंजी, ये अंधेरे की शक्ति जो तुम देख रहे हो केवल उस भूत दमन कारावास से रिसी हुई थोड़ी मात्रा है, सिर्फ थोड़ी मात्रा। छोटू चौंक गया। उसने कड़वाहट से मन ही मन सोचा, वो कुछ नहीं कर सकता। आखिर वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर इस भूत दमन कारावास की पूरी अंधकारमय शक्ति बाहर आ गई तो स्थिति कितनी भयावह होगी। बुलवा ने कहा, तुम्हारी ताकत से ये समस्या हल होना असंभव है। फिर थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, इसलिए तुम्हें दूसरों की मदद की जरूरत होगी। इस पर छोटू ने पूछा, दूसरों की मदद? क्या तुम ड्रैगन कबीले की बात कर रहे हो? बुलवा ने उत्तर दिया, नहीं, ड्रैगन कबीला शक्तिशाली है, लेकिन ये भूत दमन कारावास के खिलाफ प्रभावी नहीं होगा। तुम्हें जिस मदद की जरूरत है वो इसी भूत दमन कारावास के अंदर है। इस पर छोटू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? तब बुलवा ने कहा, यहां आने के बाद क्या तुमने एक परिचित शक्ति का आभास किया? छोटू चौंका और हल्के से सिर हिलाया। उसे यहां आने के बाद एक अज्ञात तरंग का आभास हुआ था जो किसी प्राचीन निशान के समान थी। इस पर छोटू ने हैरानी से पूछा, हाँ, महसूस तो किया, लेकिन वो क्या है? बुलवा ने बताया, ये नीचे मौजूद चीज वास्तव में अंधकार प्राचीन निशान से संबंधित है। ये सुनकर छोटू हक्का बक्का रह गया। वो सोचने लगा, ये निशान यहां कैसे हो सकता है? फिर बुलवा ने आगे कहा, मुझे लगता है ये अंधकार रानी ही हो सकते हैं। इस पर छोटू ने समुद्र की ओर देखा और हल्के से हंसा, तुम्हारा मतलब है कि मुझे नीचे जाना होगा? बुलवा चुप हो गया। छोटू को लगा कि ये मजाक से कम नहीं है। उसने कहा, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? फिर बुलवा ने धीमी आवाज में कहा, भूत दमन कारावास में कई अंधेरे के गुलाम कैद हैं। समय के साथ उन्हें धीरे धीरे खत्म किया जाएगा।
लेकिन अगर अब कोई खामी आ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। उस समय केवल ड्रैगन कबीला ही नहीं, बल्कि जिनके पास प्राचीन निशान है, वे भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मतलब मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा? छोटू ने दांत भींचते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस समस्या में फंस जाएगा। बिल्कुल सोचो, ये भूत दमन कारावास खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास 2 प्राचीन निशान हैं और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूं। इसलिए तुम्हें इन अंधेरे की शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है, बुलवा ने कहा और चुप हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो छोटू के फैसले का इंतजार कर रहा है। ये क्या मुसीबत है? छोटू ने निराशा से कहा। उसे अचानक गुस्सा आ गया। रयान, जो पहले से परेशान था, छोटू के बदले हुए हावभाव देखकर चौंक गया और उसने आखिरकार पूछ ही लिया, दोस्त ध्रुव, क्या हुआ? छोटू ने गहरी सांस ली। उसने सामने फैले काले समंदर की तरफ देखते हुए कड़वाहट से कहा, कबीले के लीडर रयान जी, इस समस्या का समाधान असंभव नहीं है। रयान और बाकी ड्रैगन कबीले के बुजुर्गों ने यह सुनते ही ध्यान दिया और जल्दी से पूछा, क्या सच में आपके पास कोई उपाय है? छोटू ने काले समंदर की तरफ इशारा करते हुए धीरे से पूछा, लीडर रयान, क्या भूत दमन कारावास के नीचे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद है? यह सुनकर रयान कुछ देर के लिए झिंका, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, वहां एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मैं केवल उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता हूं। रयान ये सुनकर हैरान था कि छोटू इस बारे में जानता है। आखिरकार ये जानकारी उसे तब मिली थी जब वो कबीले का लीडर बना। फिर छोटू ने बेबस होकर कहा, ड्रैगन कबीले की समस्या हल करने के लिए मुझे नीचे जाकर उस व्यक्ति को खोजना होगा। रयान और बाकी लोग ये सुनकर चौंक गए। वे जानते थे कि भूत दमन कारावास की खतरनाक शक्ति कितनी भयावह है। रयान जैसे ताकतवर व्यक्ति को भी वहां संभल कर रहना पड़ता था। छोटू कैसे जीवित रह पाएगा? तभी छोटू ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास अपनी सुरक्षा के उपाय हैं। अगर मैं उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया तो ड्रैगन कबीले की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। रयान ने कुछ देर सोचा और एक ड्रैगन सील निकालकर छोटू को देते हुए कहा, अगर नीचे कोई खतरा हो तो इसे तोड़ देना, मैं तुरंत मदद के लिए आ जाऊंगा। छोटू ने बिना हिचक से ले लिया। आखिरकार वो जानता था कि वो एक खतरनाक काम करने जा रहा है और अतिरिक्त सुरक्षा हमेशा मददगार होती है। दोस्त ध्रुव, अगर तुम इस समस्या का समाधान कर पाए तो तुम हमारे ड्रैगन कबीले के उद्धारक कहलाओगे, रयान ने गंभीर स्वर में कहा। बाकी बुजुर्गों ने भी सहमति जताई। काले पोशाक वाली युवती ने भी कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में छोटू के प्रति पहले जैसी नकारात्मकता अब काफी कम हो गई थी। छोटू ने सिर हिलाया। उसने अपने मन को शांत किया और फैसला कर लिया। उसने रयान और बाकी लोगों की ओर झुककर प्रणाम किया। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी शक्ति को सक्रिय किया। उसके शरीर से काला प्रकाश और बिजली की चमक निकलकर एक सुरक्षात्मक आवरण में बदल गई। उस आवरण पर 2 प्राचीन निशान चमक रहे थे, जो एक नीली शक्ति छोड़ रहे थे। ये विनाशक प्राचीन निशान और बिजलीधार प्राचीन निशान है। रयान और बाकी लोग ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने समझ लिया कि चिंगाड़ ने छोटू को क्यों चुना था। ये व्यक्ति वास्तव में 2 महान प्राचीन निशानों का मालिक था। फिर रयान ने आश्चर्य से कहा, युवा दोस्त, सच में अद्वितीय है। मैं जा रहा हूं, छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा और काले समंदर की ओर देखा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और एक प्रकाश की धारा बनाकर समुद्र में कूद गया। काले सागर की शक्ति ने उसे तुरंत निगल लिया। तभी एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि चिंगाड़ उन्हें इतना महत्व देते हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए एक प्राचीन निशान पाना मुश्किल है, लेकिन इसने 2 प्राचीन निशान हासिल कर लिए। ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। बाकी ने सहमति में सिर हिलाया। रयान ने अपनी पीठ पीछे करते हुए काले समंदर की तरफ देखा और कहा, आशा है वो हमारे कबीले की समस्या को सच में हल कर पाएगा, वरना हमारा कबीला एक बड़े संकट का सामना करेगा। काले बिजली की चमक के साथ एक आकृति अनंत अंधेरे की शक्ति के समुद्र के ऊपर उड़ रही थी। जहां जहां से वो गुजरी, चारों ओर की अंधेरे की शक्ति नष्ट होती गई। जैसे ही ये शक्ति उस प्रकाश की परत से टकराती, एक जलने की आवाज होती। उस परत के भीतर 2 प्राचीन निशान धीरे धीरे घूम रहे थे और टकराती अंधेरे की शक्ति को तुरंत भाप में बदल दे रहे थे।
उस प्रकाश परत के भीतर छोटू ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी मानसिक शक्ति फैलाकर इस अंधेरे की शक्ति के समुद्र में छिपे हुए अंधकार रानी का पता लगाने की कोशिश की। लेकिन ये कोशिश तुरंत सफल नहीं हुई। ये अंधेरे की शक्ति का समुद्र बहुत विशाल था। इसके भीतर ली अंधेरे की शक्ति ने छोटू के प्रयास में बड़ी रुकावट डाल दी। इस स्थिति में अंधकार रानी को जल्दी ढूंढ पाना आसान नहीं था। तभी बुलवा ने छोटू को उसके असफल प्रयासों के बाद धीरे से याद दिलाया, तुम अभी भूत दमन कारावास तक नहीं पहुंचे हो। ये अंधेरे की शक्ति का समुद्र तो केवल उसी जेल से बाहर निकली हुई शक्ति है। तुम्हें इस समुद्र को पार करना होगा ताकि भूत दमन कारावास तक पहुंच सको। छोटू ने मायूस होकर अपने दांत भींच लिए। बुलवा के इस निश्चिंत अंदाज से उसे और झुंझलाहट हो रही थी, लेकिन वो और कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि अपने हौसले को बरकरार रखते हुए तेजी से अंधेरे की शक्ति के समुद्र में गहराई तक जाता रहा। जैसे जैसे छोटू समुद्र के भीतर गहराई तक गया, उसने महसूस किया कि नीचे से उठने वाली अंधेरे की शक्ति और भी घनी और भयावह होती जा रही थी। इस दौरान चारों ओर एक ठंडक और सहरन उसके इर्द गिर्द छा गई। ये उसे डराने लगी। शुक्र था कि उसके पास 2 प्राचीन निशानों की सुरक्षा थी, वरना ये अंधेरे की शक्ति शायद अब तक उसकी सोचने की शक्ति को खा चुकी होती। ऐसा लगता है कि हम अंधेरे की शक्ति के समुद्र को पार करने वाले हैं। ये यात्रा लगभग आधे घंटे तक चली। फिर अचानक छोटू की आंखों में तीव्रता आ गई। उसने महसूस किया कि नीचे का अंधेरे की शक्ति का समुद्र अब खत्म होने के संकेत देने लगा है। लेकिन इसके साथ ही भीतर से निकलने वाली अंधेरे की शक्ति और भी डरावनी हो गई थी। सावधान रहना, भूत दमन कारावास कोई साधारण जगह नहीं है। बुलवा ने इस बार तुरंत चेतावनी दी। उसकी आवाज में गंभीरता थी, जिससे छोटू का दिल भी घबराने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो भी इस भूत दमन कारावास के बारे में बहुत सतर्क था। छोटू ने अपने सामने उठते काले समुद्र को देखा और धीरे से कहा। उसने अपने चारों ओर लिपटे प्रकाश को थोड़ा कड़ा किया और आखिरकार वो गाढ़े और चिपचिपी समुद्र से बाहर निकल आया। जैसे ही वो समुद्र से बाहर निकला, उसकी पहले धुंधली दृष्टि अचानक साफ हो गई। चारों ओर का काला समुद्र अब गायब हो गया था। लेकिन इस समय छोटू का ध्यान इन चीजों पर नहीं था। उसकी नजरें नीचे की ओर गई और धीरे धीरे उसके चेहरे पर हैरानी छाने लगी। उसके सामने एक अनंत अंधकार प्रकाश परत दिखाई दी, जिसमें गहरे काले प्रतीक चमक रहे थे। अगर कोई ध्यान से देखता तो पाता कि ये प्रतीक अंधकार प्राचीन निशान से मेल खाते थे। वास्तव में ये प्रकाश परत एक विशाल रचना की तरह दिख रही थी, लेकिन इस परत में कई जगहों पर दरारें थी, जिनसे अंधेरे की शक्ति बाहर निकल रही थी और ऊपर अंधेरे की शक्ति के समुद्र में बह रही थी। अगर कोई अपनी दृष्टि उस काले प्रकाश परत के पार डालता तो उसे अंदर कई काले टावर दिखाई देते। ये टावर बड़े बड़े काले जंजीरों से जुड़े हुए थे। इन जंजीरों पर प्राचीन प्रतीक बने हुए थे, जो एक शक्तिशाली शक्ति छोड़ रहे थे। इन टावरों से अंधेरे की शक्ति लगातार बाहर निकलने की कोशिश करती, लेकिन जंजीरें इसे तुरंत सोख लेती। इसके बाद प्राचीन प्रतीक चमकते और अंधेरे की शक्ति को पूरी तरह शुद्ध कर देते। क्या यही भूत दमन कारावास है? छोटू ने उन काले टावरों के समूह को देखा, जो अनंत तक फैले हुए थे। हर टावर 10,000 फीट ऊंचा था और उसकी तुलना में छोटू बेहद छोटा लग रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन टावरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता था। स्पष्ट था कि इन काले टावरों में अंधेरे के गुलाम कैद थे। इतने सारे काले टावरों के साथ आखिर कितने अंधेरे के गुलाम यहां कैद हो सकते थे? तभी बुलवा ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि उस प्राचीन युद्ध के समय ये दुनिया कितनी भयानक रही होगी? छोटू ने सिर हिलाया। अब समझ में आया कि उस समय इस दुनिया के सभी जीवों ने एकजुट होकर लड़ाई क्यों की थी। आखिरकार इतने डरावने हमले के सामने कोई भी जाति बच नहीं सकती थी। ये लड़ाई या मरने का सवाल था। तभी छोटू ने सोचा, अगर प्राचीन काल जैसा एक और बड़ा युद्ध हुआ तो इस दुनिया का क्या होगा? क्या वे इस बार भी अंधेरे के गुलाम की भयानक जाति के हमले को रोक पाएंगे? ये संभव है अगर एक और निशानी पुरानी प्रकट हो। बुलवा ने धीरे से जवाब दिया, मानो वो छोटू के मन की बात पढ़ चुका हो।
छोटू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, एक और निशानी पुरानी? ये कोई मामूली बात नहीं है। पहले हमें अंधकार रानी को ढूंढना चाहिए। छोटू ने हल्की सांस ली और फिर सावधानी से काले प्रकाश परत की ओर बढ़ा। उसे उसमें एक खतरनाक शक्ति का आभास हुआ। छोटू ने उस समय अंधाधुंध प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने गलती से उस रचना की प्रतिक्रिया झेली तो शायद उसकी जान भी चली जाती। छोटू ने पूछा, मैं अंदर कैसे जाऊं? इस पर बुलवा ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास प्राचीन निशान की शक्ति है, इसलिए तुम अंदर जा सकते हो। लेकिन अन्य लोग जैसे रयान के लिए यह मुश्किल होगा। छोटू ने यह सुनकर सिर हिलाया। उसने सावधानी पूर्वक अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से काले प्रकाश परत को छुआ। परत में तरंगे बनी और उसका हाथ आसानी से उसमें चला गया। यह देखकर छोटू ने राहत की सांस ली। उसने प्रकाश परत के अंदर कदम रखा। अंदर पहुंचने के बाद छोटू को महसूस हुआ कि भूत दमन कारावास कोई शांत जगह नहीं थी। वहां के काले टावरों से तेज चीखें सुनाई दे रही थी, जो उसकी चेतना को प्रभावित कर सकती थी। सौभाग्य से उसके पास 2 प्राचीन निशान और तिलिस्मी पत्थर थे, इसीलिए उसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। छोटू ने सावधानी से भूत दमन कारावास में आगे बढ़ते हुए देखा कि कुछ काले टावरों के चारों ओर लिपटी जंजीरों में जंग के निशान थे। इन टावरों पर बने प्राचीन प्रतीक भी धुंधले पड़ चुके थे, जिससे अंधेरे की शक्ति बाहर निकल रही थी और ऊपर के काले आवरण में दरारों से रिस रही थी। फिर बुलवा ने बताया, भूत दमन कारावास कई वर्षों से अस्तित्व में है। इसके अलावा जब रयान ने अवतार रैंक तक पहुंचने की कोशिश की तो उसने यहां की शक्ति का संतुलन बिगाड़ दिया। इसी वजह से ये अंधेरे की शक्ति बाहर रिसने लगी। छोटू ने सिर हिलाया और अपनी गति तेज कर दी। भूत दमन कारावास में पहुंचने के बाद उसने महसूस किया कि ये जगह कितनी विशाल थी। आधे घंटे तक उड़ने के बाद भी वो काले टावरों के समूह का अंत नहीं देख पाया। छोटू ने अपनी खोज के दौरान कुछ असामान्य महसूस किया। अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और देखा कि एक विशाल काले टावर के चारों ओर लिपटी काली जंजीरें टूट रही थी। जंजीरों के गिरने की आवाज पूरे भूत दमन कारावास में गूंज उठी। छोटू ने टूटती हुई जंजीरों को देखा और उसका शरीर सिहर उठा। उसने तुरंत वहां पहुंचने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, काले टावर से एक जंगली जानवर जैसी दहाड़ गूंजी। अचानक वहां से भयंकर काले धुएं का एक विशाल अजगर निकला, जो 10,000 फीट लंबा था। वो छोटू की ओर बड़ी आक्रामकता से झपटा। जैसे ही छोटू ने अपने पीछे उस दुष्ट तरंग को महसूस किया, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने महसूस किया कि उस विशाल दैत्य के दुष्ट धुएं के अजगर के भीतर एक बेहद भयानक और अराजक आभा थी। यह स्पष्ट था कि वह किसी एक प्राणी से नहीं बना था, बल्कि कई शक्तिशाली अंधेरे के गुलामों से बना था। ये गुलाम अंधकार की सील तोड़ चुके थे, लेकिन उनकी चेतना अब भी धुंधली थी। फिर भी ये उन्हें छोटू के शरीर से निकलने वाली घृणास्पद तरंग को पहचानने से नहीं रोक सका। छोटू तेजी से भागा और उसके पीछे वो दुष्ट अजगर तेजी से पीछा करने लगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो भूत दमन कारावास की काली जंजीरों से डरता था। हर बार जब वो जंजीरों के करीब आता तो वो अपना रास्ता बदल लेता। इससे छोटू और अजगर के बीच सुरक्षित दूरी बनी रही। लेकिन छोटू ने राहत महसूस नहीं की, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि उस अजगर के अंदर कई अराजक नायक एक दूसरे को निगल रहे थे और उनकी जगह एक बेहद दुष्ट चेतना ले रही थी। ये निगलने की प्रक्रिया पूरी होते ही उस विशाल अजगर की आंखें खून जैसी लाल हो गई। उसने छोटू को खतरनाक नजरों से देखा और जोर से दहाड़ते हुए अपनी गति अचानक तेज कर दी। पल भर में उसने छोटू और अपने बीच की दूरी कम कर दी। छोटू ये देखकर चौंक गया। बाएं मुड़ो, मैंने अंधकार रानी का स्थान महसूस कर लिया है। बुलवा की आवाज समय पर आई। इसे सुनकर छोटू को राहत मिली और वो तेजी से बाईं ओर मुड़ गया। फिर बुलवा ने तुरंत कहा, तेजी से भागो। छोटू ने अपने होठ कसकर बंद किए और अपनी गति की सीमा तक पहुंच गया, लेकिन उसे अब भी महसूस हो रहा था कि वो दुष्ट आभा और करीब आ रही है। छोटू ने क्रोध में अपनी आंखें तरे होते हुए अपना हाथ घुमाया और एक जोरदार मुक्का मारा। हरे रंग के 100 ड्रैगन निशान उभरे
और उन्होंने मिलकर एक हरे प्रकाश वाले अजगर का रूप ले लिया, जो ताकत से उस दुष्ट अजगर पर हमला करने के लिए उछला। जोरदार धमाके की आवाज चारों ओर गूंजी, लेकिन उस विशाल दुष्ट अजगर को कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्टा उसकी खून जैसी लाल आंखों में दुष्ट चमक और बढ़ गई। छोटू ने गुस्से में बुदबुदाया और आमने सामने की लड़ाई का विचार छोड़ दिया, और उसने तेजी से आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ मिनटों बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि सबसे गहरे स्थान पर कई काले जंजीरें एक जगह इकट्ठा हो रही थी और अंततः मिलकर एक काले सिंहासन का निर्माण कर रही थी। सिंहासन पर एक नाजुक आकृति बैठी थी। वो बिल्कुल स्थिर थी, जैसे वो प्राचीन काल से ऐसी ही बैठी हो, लेकिन उसके चारों ओर एक भयानक तरंग थी जो आसमान को हिला देने वाली थी। ये अंधकार रानी के अलावा और कौन हो सकता था, जो 8 प्राचीन योद्धाओं में से एक थी। मैंने आखिर उसे ढूंढ लिया। छोटू ने उस सिंहासन पर बैठी आकृति को देखा और खुश हुआ, लेकिन जैसे ही छोटू आगे बढ़ने वाला था, बुलवा ने तुरंत चेतावनी दी, सावधान रहो। छोटू का शरीर अचानक रुक गया। उसने देखा कि सिंहासन से एक प्राचीन काली जंजीर तेजी से बाहर निकली। वो हवा को चीरती हुई छोटू के कान के पास से गुजरी और पीछे से उसका पीछा कर रहे विशाल दुष्ट अजगर को भेद दिया। वो विशाल दुष्ट अजगर दर्द से चीख पड़ा। जैसे ही वो दुष्ट अजगर भे गया, सिंहासन पर बैठी मानव आकृति ने अपनी आंखें खोली। वो आंखें पूरी तरह से काली थी। उस अंधेरे में एक ऐसा ठंडा और भयानक दबाव था जो पृथ्वी को हिला देने वाला था। और तभी उस आदमी ने खराश भरी आवाज में कहा, कौन हो तुम? किसने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत की? गहराइयों में छोटू ने देखा कि काले सिंहासन पर बैठी पतली आकृति ने धीरे धीरे अपनी बर्फ जैसी ठंडी आंखें खोली। ये देखते ही छोटू का चेहरा गंभीर हो गया। उसी पल उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एक अकल्पनीय भयावह आभा उस काले सिंहासन पर बैठे शरीर से धीरे धीरे फैल रही थी। वो आभा तेजी से पूरे भूत दमन कारावास में फैल गई। काले टावरों से गूंजने वाली गर्जना में अब कांपने और डरने के स्वर शामिल हो गए। हजारों वर्षों के बाद भी उनकी दबंग उपस्थिति कायम थी, और यहां तक कि सबसे शक्तिशाली और भयानक अंधेरे के गुलाम भी उनके सामने कांप उठते थे। इससे ये स्पष्ट हो गया कि प्राचीन काल के 8 महान योद्धा कितने ताकतवर थे। क्या ये प्राचीन 8 योद्धाओं की ताकत है? छोटू ने खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखों में जटिल भाव थे। केवल अंधकार रानी ही इतनी भयानक थी। ये कल्पना करना भी कठिन था कि जब 8 योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली बर्फ की मल्लिका जाग जाएगी, तब क्या होगा? छोटू के मन में ये विचार चल ही रहे थे कि सिंहासन पर बैठी पतली आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और अपनी ठंडी काली आंखों को छोटू पर केंद्रित किया। उनकी नजर पड़ते ही छोटू ने महसूस किया कि उसके शरीर में शक्ति का प्रवाह ठहर गया था। छोटू ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अंधकार रानी ने बर्फीली आवाज में फिर कहा, जो भी इस जेल में घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, वो मरेगा। जैसे ही मरेगा शब्द उनके होठों से निकला, कई विशाल काली जंजीरें अचानक शून्य से प्रकट हुई। ये जंजीरें भयंकर हत्या के इरादे से भरी हुई थी और बिजली की गति से छोटू की ओर बढ़ी। छोटू उनके इतने क्रूर हमले को देखकर भयभीत हो गया। उसने तुरंत अपने हाथ मोड़े और 2 प्राचीन निशान प्रकट हुए। काली रोशनी और बिजली की चमक फूट पड़ी और 2 प्रकाश किरणों में बदल गई, जो मिलकर काले बिजली के ढाल में तब्दील हो गई। काली जंजीरें बेरमी से उन बिजली के ढालों से टकराई। ढालों ने कुछ पल तक उनका सामना किया, लेकिन फिर अचानक फट गई। अगले ही क्षण काली जंजीरें छोटू के माथे के करीब पहुंच गई, लेकिन तभी एक प्राचीन तिलस्मी पत्थर चमक उठा। जंजीरों के छोटू के माथे में घुसने से पहले बुलवा की चिंतित आवाज गूंजी, रुको। जंजीरें तिलस्मी पत्थर से एक अंगुल की दूरी पर अचानक रुक गई। इसके बाद वे तेज गति से पीछे हट गई। सिंहासन पर बैठी आकृति भी अचानक खड़ी हो गई। उनकी आवाज में अब हैरानी का एक अंश था। बुलवा? बुलवा तिलस्मी पत्थर से बाहर निकला। उसने सिंहासन पर बैठी अंधकार रानी को देखा और हल्की असहाय सी आवाज में कहा, तुम्हारा गुस्सा अभी भी वैसा ही है। छोटू ने भी राहत की सांस ली
और महसूस किया कि उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। उसने सचमुच मौत को करीब से महसूस किया था। अंधकार रानी ने वाकई उसे मारने का इरादा किया था। अंधकार रानी ने बुलवा को देखा और फिर धीरे धीरे सिंहासन पर वापस बैठ गई। उनकी ठंडी आवाज में अब थोड़ी गर्माहट आ गई थी और उसने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम अब भी जीवित हो। बुलवा मुस्कुराया और छोटू की ओर देखा, फिर वो सिंहासन की ओर बढ़ा। छोटू ने एक पल के लिए झिझक महसूस की, लेकिन फिर वो भी पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही वे सिंहासन के पास पहुंचे, छोटू ने पहली बार उस आकृति को ठीक से देखा। वो एक महिला थी जिसने काले रंग का सजीव कवच पहना हुआ था। उसके लंबे बाल उसके सिर से झरने की तरह बह रहे थे और उसका चेहरा बेहद सुंदर था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। ये अंधकार बुरा नहीं था, बल्कि असामान्य रूप से गहरा और प्रभावशाली था। ये सोचना कठिन था कि इतनी कमजोर दिखने वाली महिला के शरीर से ऐसी भयानक आभा निकल रही थी जो पूरे भूत दमन कारावास को हिला सकती थी। अंधकार रानी ने बुलवा को देखा और गंभीर आवाज में पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? और ये कौन है? इस पर बुलवा ने जवाब दिया, ये तिलस्मी पत्थर का वर्तमान मालिक है। तभी अंधकार रानी ने गहरी आवाज में पूछा, ये मालिक है? ये तुम क्या कह रहे हो? तिलस्मी पत्थर उनके गुरु निशानी पूर्वज की सबसे बड़ी कृति थी, इसलिए केवल निशानी पूर्वज ही इसका मालिक हो सकते थे। जहां तक औरों की बात है, वे इसे प्राप्त करने के बावजूद केवल धारक हो सकते थे। ये दो शब्द भले ही समान लगते हों, लेकिन इनमें बड़ा अंतर था। इस पर बुलवा ने कहा, इतने वर्षों में शायद ही कभी मैंने किसी को देखा है जो प्राचीन निशानों के साथ वैसा ही जुड़ाव रखता हो जैसा गुरु रखते थे। इसे मेरा मालिक कहना कोई समस्या नहीं है। अंधकार रानी, जिनका चेहरा अब तक ठंडा और सख्त था, बुलवा की बात सुनकर पहली बार कुछ अलग सा भाव प्रकट करने लगी। उनकी काली आंखें पहली बार छोटू की ओर मुड़ी। अंधकार रानी ने ध्यान से छोटू का निरीक्षण किया और सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, विनाशक प्राचीन निशान और बिजलीदार प्राचीन निशान, ये वास्तव में कठिन है। उस समय विनाश के बादशाह ने भी विनाशक प्राचीन निशान का सहारा लेकर मेरे अंधकार प्राचीन निशान को निगलने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। छोटू के होंठ हल्के से फड़कने लगे। ये जानकर हैरानी हुई कि विनाश के बादशाह भी अन्य प्राचीन निशानों को काबू नहीं कर पाए थे। ऐसा लगता है कि विनाशक प्राचीन निशान धारकों के बारे में सुनी गई अफवाहें, जिनमें कई प्राचीन निशानों को हासिल करने की क्षमता थी, गलत थी। सौभाग्य से छोटू के पास प्राचीन निशानों के साथ एक ऐसा जुड़ाव था जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था। क्या तुम मानते हो कि केवल प्राचीन निशानों के साथ जुड़ाव के कारण वो गुरु के स्तर तक पहुंच सकता है? अंधकार रानी ने बुलवा की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा। स्पष्ट था कि वो बुलवा के इरादों को समझ चुकी थी। इस पर बुलवा ने जवाब दिया, इतने वर्षों में कई प्रतिभाशाली लोग मेरे साथ जुड़े, लेकिन मेरी गुप्त जांच में मैंने पाया कि केवल इस लड़के के पास मेरे मालिक जैसा जुड़ाव है। इस पर अंधकार रानी ने कहा, जो भी ये जुड़ाव है, ये बहुत कमजोर है। गुरु ने केवल इसी के सहारे उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। अंधकार रानी ने अपनी आंखें हल्की झुकाई और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हमारे पास ज्यादा मौके नहीं हैं। इसके अलावा गुरु ने अपने पुनर्जन्म को प्रज्वलित करने से पहले हमें अंतिम विकल्प दिया था। हमें अपनी छोटी बहन की पूरी मदद करनी होगी, क्योंकि गुरु ने कहा था कि वो सबसे अधिक संभावना रखती है उस स्तर तक पहुंचने की। इस पर बुलवा कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, एक और विकल्प रखना हमेशा अच्छा होता है। अंधकार रानी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो सिंहासन पर झुकी और अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिका कर बोली, जो चाहो करो, लेकिन जब सबसे महत्वपूर्ण समय आए तो मैं चाहती हूं कि तुम हमारी मदद करो। मैं अभी अभी जागी हूं, इसलिए खुद को प्रकट नहीं कर सकती, अन्यथा अंधेरे के गुलामों का ध्यान मेरी ओर खींच जाएगा। तभी छोटू ने दोनों के बीच बहस सुनते हुए धीरे से कहा, वरिष्ठ, हम यहां ये बहस करने नहीं आए कि कौन निशानी पूर्वज के स्तर तक पहुंच सकता है। फिलहाल भूत दमन कारावास की शैतानी शक्ति बाहर की दुनिया में फैल रही है और ड्रैगन कबीले के लिए खतरा बन रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो भूत दमन कारावास का स्थान उजागर हो जाएगा। इस पर अंधकार रानी ने आलसी स्वर में कहा, हाँ,
मैंने जागते ही ये महसूस कर लिया था, वे लोग अब भी इतने अयोग्य हैं। वे अंधेरे की शक्ति के रिसाव को भी रोक नहीं सकते। क्या उनके कबीले के बूढ़े राक्षसों ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है? उन्होंने रुककर छोटू की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम गुस्सा तो नहीं हो कि मैंने तुम्हें पहले ठुकरा दिया? छोटू ने शांत स्वर में जवाब दिया, आप गलत नहीं हैं। हमारा जुड़ाव बहुत कमजोर है। भले ही प्राचीन निशान शक्तिशाली हों, वे बाहरी वस्तुएं हैं। अगर बाहरी ताकतों पर निर्भर होकर निशानी पूर्वज के स्तर तक पहुंचा जा सकता, तो इतने वर्षों में केवल एक ही व्यक्ति उस स्तर तक नहीं पहुंचा होता। अंधकार रानी का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हुआ। फिर उन्होंने छोटू को बड़ी दिलचस्पी से देखा। कुछ देर बाद उन्होंने बुलवा की ओर देखा और कहा, इसके शब्द तुम्हारे मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी छोटी बहन पर ज्यादा विश्वास करती हूं। तभी बुलवा ने हल्के से हंसते हुए कहा, यह लड़का बर्फ की मल्लिका से मिल चुका है। अंधकार रानी के शरीर से एक अत्यधिक भयावह आभा अचानक फैल गई। उनके अब तक भावी चेहरे पर एक अज्ञात खुशी उभर आई। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। उन्होंने छोटू की ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, क्या छोटी बहन का पुनर्जन्म सफल हो गया? छोटू ने अंधकार रानी की खुशी देखकर फीकी सी मुस्कान दी। ये सब क्या हो रहा था? जब भी वो याद करता कि जरीना वास्तव में बर्फ की मल्लिका का पुनर्जन्म है, तो उसका सिर दर्द से भर उठता। लेकिन ये लोग इस खबर से खुशी में झूम रहे थे। फिर बुलवा ने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा, है, न केवल उसका पुनर्जन्म सफल हुआ है, बल्कि वर्तमान बर्फ की मल्लिका उसकी छोटी प्रेमिका भी है। अंधकार रानी चौंक गई। उनके चेहरे पर हैरानी दिखने लगी और वो अनायास हंस पड़ी। उनकी आंखों में कुछ अज्ञात भाव झलकने लगे। उन्होंने छोटू की ओर देखा और पूछा, वो छोटी बहन जो पहले 100,000 साल पुराने बर्फीले पहाड़ जैसी ठंडी थी, अब किसी को पसंद करती है? तभी छोटू ने थोड़ा थके हुए स्वर में कहा, बुजुर्ग, उसे बर्फ की मल्लिका नहीं, जरीना कहा जाता है। कृपया आप उसे जरीना ही कहें। इस पर अंधकार रानी रुकी और फिर बोली, जरीना अच्छा नाम है, लेकिन वो जल्द ही आइस मास्टर बन जाएगी। छोटू की आंखों में एक पल के लिए तीखापन दिखा, लेकिन वो जल्द ही गायब हो गया और वो चुप हो गया। तभी बुलवा ने मुस्कुराते हुए विषय बदल दिया, छोड़ो, इस पर बात करना जरूरी नहीं। हमारा असली मकसद भूत दमन कारावास की समस्या को हल करना है। क्या अब तुम भूत अदमन कारावास को काबू कर सकती हो? अंधकार रानी ने सिर हिलाया। उनकी काली आंखों में तीखी ठंडक थी। उन्होंने विशाल भूत दमन कारावास की ओर देखा और कहा, हालांकि मैं अभी अभी जागी हूं, लेकिन यहां बंद लाखों अंधेरे के गुलामों में से अधिकांश को शुद्ध किया जा चुका है। केवल कुछ शक्तिशाली गुलाम बचे हैं, जिन्हें जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। लाखों अंधेरे के गुलामों की बात सुनकर छोटू का सिर थोड़ा सुन्न हो गया। ये जगह वाकई अंधेरे के गुलामों की सबसे बड़ी जेल थी। फिर अंधकार रानी ने कहा, मैं भूत दमन कारावास के सांप को ठीक कर दूंगी, लेकिन ऊपर जो अंधेरे की शक्ति फैली है, उसे तुम दोनों को संभालना होगा, क्योंकि मैं फिलहाल भूत दमन कारावास से बाहर नहीं जा सकती। इस पर बुलवा ने असहाय स्वर में कहा, ऊपर की अंधेरे की शक्ति काफी डरावनी है। छोटू अभी केवल शुरुआती महाप्राण रैंक पर था और बुलवा की शक्ति भी पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी। अंधकार रानी ने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम्हारा साहस भी समय के साथ खत्म हो गया है? तुम सभी तो विनाश के बादशाह की सुरक्षा में सोए रहे हो। तुम्हारी शक्ति स्वाभाविक रूप से बची हुई है। बुलवा चुप हो गया, क्योंकि उसने देखा कि अंधकार रानी का चेहरा मुरझा गया था। अंततः वो चुप हो गया। छोटू ने कुछ नहीं कहा। वो पहले से जानता था कि विनाश के बादशाह ने अन्य 6 सोते हुए योद्धाओं की रक्षा के लिए अपनी पुनर्जन्म शक्ति का उपयोग किया था। कुछ समय बाद अंधकार रानी ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने छोटू की ओर देखा और अपनी मुट्ठी बंद की, जिसमें 5 क्रिस्टल की चमकती मणियां से भरी थी। उनके हाथ में उभरी। फिर उन्होंने कहा, ये अंधकार दमन मणि है, ये मैंने पहले बनाई थी। इसके सहारे तुम बाहर फैली शैतानी शक्ति को खत्म कर सकते हो। छोटू ने सावधानी से उन 5 काले क्रिस्टल बॉल्स को पकड़ा। उनमें से निकलती डरावनी शक्ति ने उसे चौंका दिया। यहां तक कि एक इंद्रजीत रैंक योद्धा भी इससे आहत हो सकता था। अंधकार रानी से यही उम्मीद थी। छोटू ने मन ही मन सोचा, ये वाकई उदारता थी।
तभी अंधकार रानी ने हाथ हिलाते हुए उन्हें जाने का इशारा किया और कहा, अब तुम लोग चले जाओ, मैं भूत अदमन कारावास को सील करने वाली हूं। अगली बार जब हम मिलेंगे मैं पूरी तरह से जाग चुकी होंगी। छोटू ने बुलवा की ओर देखा। जब बुलवा ने सिर हिलाया तो छोटू ने अंधकार रानी को प्रणाम किया, मणियों को रखा और वहां से चल दिया। बुलवा भी उसे देखकर पीछे पीछे चला गया। लेकिन तभी एक आवाज केवल उसके कानों में गूंजी, बुलवा, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम हमारी मदद करोगे। तुम्हें पता है कि प्राचीन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। बुलवा के कदम रुक गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर से चल पड़ा और छोटू के शरीर में समा गया। अंधकार रानी अपने सिंहासन पर बैठी रही और छोटू को दूर जाते हुए देख रही थी। उनकी आंखों में जोश की लहरें उठने लगी। उन्होंने अपनी मुट्ठी कसते हुए धीरे से कहा, छोटी बहन, तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हें निशानी पूर्वज के स्तर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये केवल तुम ही कर सकती हो। शैतानी समुद्र के किनारे खड़े होकर रयान और बाकी लोग गंभीर चेहरों के साथ उसे देख रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनके चेहरों पर तनाव बढ़ता जा रहा था। उनके चेहरों पर हल्की चिंता भी झलक रही थी। तभी काले कपड़े पहने एक युवती ने आखिरकार बेचैनी से पूछा, पिता, अब तक उनकी कोई खबर क्यों नहीं आई? उसकी आंखों में चिंता का भाव था। आखिरकार ये मामला उनके पूरे ड्रैगन कबीले से जुड़ा हुआ था। इस पर रयान ने धीरे से कहा, वो काले समंदर पार करके नीचे भूत दमन कारावास में प्रवेश कर चुके होंगे। इस पर एक ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग ने चौंक कर कहा, भूत दमन कारावास में प्रवेश करना आसान नहीं है। यहां तक कि कबीले के प्रमुख भी उस जगह में प्रवेश नहीं कर सकते। जाहिर था कि उसे भूत दमन कारावास के बारे में अच्छी जानकारी थी। रयान ने सहमति में सिर हिलाया। पहले भी हमने भूत दमन कारावास में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन हमें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भूत दमन कारावास के भीतर मौजूद धुंधली शक्तियां हमारे वर्तमान स्वरूप को भी भयभीत कर देती थी। हमने कबीले के उन पुराने योद्धाओं से भी संपर्क किया था जो ध्यान में थे, लेकिन भूत दमन कारावास की बातें उनके लिए वर्जित थी। फिर रयान ने कहा, जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति का उसने जिक्र किया था वो भूत दमन कारावास के भीतर ही होगा। उसे ढूंढने के लिए भूत दमन कारावास में प्रवेश करना होगा। शायद इसी कारण से चिंगाड़ ने उसे सिफारिश की थी। इस पर कुछ बुजुर्गों ने सिर हिलाया और कहा, अब हमें बस ये देखना है कि वो सुरक्षित वापस आ सकते हैं या नहीं। चिंगाड़ की सिफारिश पर विश्वास रखें। रयान मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे और शांति से इंतजार करने लगे। ये देखकर बाकी लोग भी अपनी बेचैनी दबाकर शांत हो गए। ये इंतजार लगभग आधे घंटे तक चला। तभी रयान ने अपनी बंद आंखें खोली। सभी के दिलों में बढ़ती बेचैनी के बीच उनके चेहरे पर खुशी की झलक दिखी और उन्होंने काले समंदर की ओर देखा। काला समंदर अचानक जोर से हिल गया और उसमें से एक रोशनी की आकृति निकली। काले बिजली के झटके के साथ वो आकृति बाहर निकल आई और उसके चारों ओर की शैतानी शक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी थी। ये देखकर सभी खुशी से चिल्ला उठे। वो बाहर आ गए। वो आकृति उड़कर उनके सामने उतरी। उसके शरीर के चारों ओर की रोशनी गायब हो गई और भूत दमन कारावास में प्रवेश करने वाला छोटू सामने आ गया। तभी रयान ने उत्सुकता से पूछा, दोस्त ध्रुव, वहां सब कैसा रहा? इस पर छोटू मुस्कुराया और कहा, मुझे खुशी है कि मैंने आपको निराश नहीं किया। भूत दमन कारावास में दरारें आ गई थी, जिससे शैतानी शक्ति बाहर आ रही थी। अब बुजुर्ग ने भूत दमन कारावास की मरम्मत कर दी है। यहाँ की अंधेरे की शक्ति को शुद्ध करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। ड्रैगन कबीले के प्राचीन बुजुर्गों के चेहरों पर यह सुनकर खुशी झलक उठी। रयान ने भी राहत की सांस ली। अगर छोटू ये समस्या हल नहीं कर पाते तो उन्हें ध्यान में लीन पुराने योद्धाओं को बुलाने का जोखिम उठाना पड़ता। क्या नीचे मौजूद व्यक्ति बाहर आने का इरादा नहीं रखती? रयान ने काले समंदर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। वो उस महान व्यक्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। इस पर छोटू ने काले समंदर की ओर देखते हुए कहा, उन्हें बाहर आना है। हालांकि मुझे विश्वास है कि वो भविष्य में बाहर आएंगी। वो जानता था कि जिस दिन अंधकार रानी भूत दमन कारावास से बाहर आएंगी, दुनिया की हालत काफी खराब हो जाएगी। रयान ने सिर हिलाया और आगे पूछा,
इस शैतानी समुद्र का क्या किया जाए? काले समंदर का स्रोत काट दिया गया था, लेकिन यह समुद्र वर्षों से जमा हो रही शैतानी शक्ति से बना था। इसे खत्म करना बेहद मुश्किल था। छोटू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इसके बजाय उसके शरीर से गर्म सूरज जैसी सफेद रोशनी बाहर निकली। उस रोशनी के प्रभाव में वो शैतानी अजगर दर्द से चीखने लगा। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से गायब हो गया। तभी रयान ने सफेद रोशनी को देखकर कहा, दोस्त ध्रुव के पास अंधेरे के गुलामों को चोट पहुंचाने के कई तरीके हैं। उन्होंने महसूस किया कि ये सफेद रोशनी अंधेरे की शक्ति को शुद्ध करने में अद्भुत क्षमता रखती थी। इस पर ड्रैगन कबीले के एक बुजुर्ग ने कहा, लेकिन ऐसा करने से वो पूरे शैतानी समुद्र को भड़का रहा है और उसकी प्रतिक्रिया का सामना कर रहा है। वे स्वाभाविक रूप से इस शैतानी समुद्र की ताकत से परिचित थे। पहले भी उन्होंने इसे शुद्ध करने की कोशिश की थी, लेकिन समुद्र की प्रतिक्रिया के कारण उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अगर वे पहले से तैयार नहीं होते तो वहां से सुरक्षित निकलना लगभग असंभव हो जाता। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि शैतानी समुद्र के अंदर से असंख्य तेज और डरावनी आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा समुद्र उबल पड़ा हो। अनगिनत शैतानी शक्ति की लहरें आकाश में खड़े छोटू की ओर खतरनाक तरीके से बढ़ने लगी। छोटू शांत रहा। उसने समुद्र को घूरते हुए अपना हाथ उठाया और उसमें से एक काला क्रिस्टल निकाला। उंगली के एक इशारे से वो क्रिस्टल एक काले प्रकाश में बदलकर शैतानी लहर की ओर बढ़ गया। एक तेज धमाका हुआ। सभी ने देखा कि काला प्रकाश चारों ओर फैल गया। जिस शैतानी शक्ति ने उसे छुआ वो सफेद धुएं में बदलकर गायब हो गई। काले प्रकाश ने समुद्र को शुद्ध कर दिया, जिससे उसमें एक बड़ा खाली स्थान बन गया। आसपास की शैतानी शक्ति भी काफी पतली हो गई। कुछ ही समय में शैतानी समुद्र की 1/3 शक्ति शुद्ध हो गई। रयान और बाकी लोग ये देखकर चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छोटू इतनी तेजी से काम करेगा। ये काला प्रकाश काफी शक्तिशाली है, रयान ने बुदबुदाया और समुद्र के सबसे गहरे हिस्से को देखते हुए कहा, शायद ये भूत दमन कारावास के अंदर वाले व्यक्ति ने ध्रुव को दिया होगा। ऐसा लग रहा है कि आज ही हमारे कबीले की समस्या हल हो जाएगी। आसमान में खड़े छोटू ने फिर से अपना हाथ उठाया। इस बार उसने 2 और अंधकार मणियां निकाली। उंगली के एक इशारे से वे दोनों काले प्रकाश में बदलकर शैतानी समुद्र में समा गए। गहरी आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। शैतानी समुद्र तेजी से उबलने लगा। शैतानी शक्ति, जिसे छूने की भी हिम्मत इंद्रजीत रैंक के योद्धा नहीं कर सकते थे, तेजी से खत्म होने लगी। धीरे धीरे शैतानी शक्ति गायब होने लगी और अंधेरे की ठंडक भी कम हो गई। नीचे की ओर देख, छोटू ने देखा कि शैतानी समुद्र कितनी तेजी से खत्म हो रहा था। उसने मन ही मन सराहना की। वो महिला जो 8 महान योद्धाओं में से एक थी, सचमुच अद्वितीय थी। उनकी तकनीकें साधारण अवतार रैंक योद्धाओं से कहीं ऊपर थी। 3 मणियों की मदद से शैतानी समुद्र पूरी तरह से शुद्ध हो गया। हालांकि छोटू के पास अब भी 2 मणियां थी। उसने उन्हें ड्रैगन कबीले को देने का इरादा नहीं किया। वो जानता था